नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश चौरसिया। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि अभी आपको पता है कि जो 8085 पदों का जो विज्ञापन आया हुआ था, उस पर काफ़ी संघर्ष के पश्चात उन सारे अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान ही, हालांकि उसके पूर्व भी कुछ खबरें आई कि पुनः विज्ञापन आना है, लेकिन परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 4700 पदों पर जो है पुनः भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने की बात कही गई है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी की खबरें आ रही थी कि लगभग 4700 से अधिक पदों पर पुनः लेखपाल भर्ती होने वाली है। तो आप मान के चलिए कि 4700 पद ये संभावित है और मेरा अनुमान है कि ये लगभग 5000 प्लस जो है वैकेंसी लेखपाल की आने वाली है, जो कि एक बेहतरीन वैकेंसी होगी। और ये चुनावी वर्ष है, 2027 में चुनाव आने वाला है, तो वैकेंसी में भी तीव्रता होगी, तेज़ी से प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सबके लिए। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में रह करके आप अपने ही घर के पास रह करके नौकरी करना चाहते हैं, एक सम्मानजनक और एक प्रतिष्ठित नौकरी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है। इस मौके को आप बिना किसी असावधानी के आप क्या कर सकते हैं, इसको भुनाइए और चयनित हो जाइए। और परीक्षा भी बहुत ही शानदार तरीके से होती है। तो कुल मिला के आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा लेखपाल की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किस हैसियत से आपको ये बता रहा हूं कि लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। तो जो 8085 पदों का जो विज्ञापन आया हुआ था, उसमें मैं भी शॉर्ट लिस्टेड था। ठीक है, परीक्षा दिया, परीक्षा भी क्वालिफाई हुआ और पूरी तरीके से सफलता भी अर्जित हुई हमें। और उस परीक्षा में मुझे बलरामपुर ज़िले का उतरौला तहसील जो है ये आवंटित भी हुआ, परंतु मैंने लेखपाल को ज्वाइन नहीं किया। इसके पीछे का कारण आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसके पूर्व ही मेरा चयन जो है जूनियर असिस्टेंट में लोक निर्माण विभाग में मेरा चयन हो चुका था और मैं वहाँ ज्वाइन कर चुका था। और जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल की तुलना का भी मैंने वीडियो डाला है कि दोनों में बेटर कौन है। हालांकि दोनों ही बेहतरीन हैं, लेकिन अपनी कार्य क्षमता और अपनी क्या कहते हैं क्षमता के आधार पर मैंने ये तय किया कि लेखपाल परीक्षा मेरे लिए बहुत ठीक नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं लेखपाल नहीं ज्वाइन करूँगा। और दूसरा एक बड़ा कारण ये भी था कि मैं अमेठी ज़िले का निवासी हूँ और वो जो है बलरामपुर ज़िले में मेरी तैनाती हो रही थी, तो ये भी दूसरा सबसे प्रमुख कारण था जिसकी वजह से मैंने लेखपाल को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, और वर्तमान में मैं आप लोगों को पता है कि जूनियर असिस्टेंट के पद पर प्रतापगढ़ ज़िले में तैनात हूँ, जो कि मेरा नज़दीकी ज़िला है। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से इस परीक्षा की तैयारी की और किस तरीके से इस परीक्षा में मैं चयनित हुआ, पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और पूर्ण ईमानदारी के साथ अगर आप हमारी बातों को सीखेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे तो निसंदेह आपका भी चयन होना स्वाभाविक है। क्योंकि लेखपाल परीक्षा के दौरान अन्य भी मेरी परीक्षाएं लगी हुई थी और लेखपाल की परीक्षा मैंने केवल स्मार्ट तरीके से की। स्मार्ट स्ट्रेटजी मेरे चैनल का नाम है, तो मैं स्मार्ट तरीके से मैंने किया क्योंकि समय नहीं था। और आपको पता पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी है कि इसके अलावा मेरा चयन जो है नवोदय विद्यालय जेएससी पद पर भी हुआ और वहाँ की भी मैंने डीबी स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि नवोदय में इतना दूर नौकरी करने का कोई बहुत मतलब नहीं निकलने वाला है। इसलिए मैं पूरी तरीके से अपने आप को संतुष्ट किया कि मैं जिस पद पर वर्तमान में हूँ उसी पर बना रहूँगा। ठीक है, तो मेरा चयन हुआ और मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊं कि मैंने लेखपाल परीक्षा की तैयारी सीरियस की केवल 2 महीने या 2 महीने से कम समय में भी, लगभग 1.5 से 2 महीने या 1 ही महीने आप कह सकते हैं कि मैं सीरियस तैयारी किया हूँ लेखपाल के लिए। ठीक है, तो इतने कम समय में बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ
लिमिटेड किताबों के साथ किस तरीके से मैंने तैयारी की और अच्छे अंक से इस परीक्षा को मैंने क्वालिफाई भी किया। ठीक है, तो सबसे पहले लेखपाल परीक्षा के बारे में हम आपको बता दें कि पूरा सिलेबस जो आयोग का है मेरे पास है। इसकी जो परीक्षा योजना है, परीक्षा योजना में आपको पता ही होगा कि 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 25 प्रश्न हिंदी के, 25 प्रश्न गणित के, 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 25 प्रश्न जो हैं ये ग्राम समाज एवं विकास के आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपके पास समय होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो स्ट्रेटजी मैं अभी आपको बता दूं, मेरी जो स्ट्रेटजी रही, मैं हमेशा बिलीव भी यही करता हूं कि अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो मैं इसको नो नेगेटिव मार्किंग मान करके चलता हूं और उसका मुझे लाभ कई सारी परीक्षाओं में मिला भी है और मिलता भी है। ठीक है, हालांकि आप अपने विवेक का स्वयं इस्तेमाल करिएगा, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरी ये सलाह भी होगी कि 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग की दशा में यदि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा आप लाभ की ही स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी हम यही कहेंगे कि आप 100 में से 100 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आइएगा। समय पर्याप्त है आपके पास, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैथ बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी की हर वीडियो में मैं एक ही पुस्तक का नाम लेता हूँ, राजपाल सिंह। हालांकि राजपाल सिंह के अलावा आदित्य पब्लिकेशन की किताबों को भी मैंने पढ़ा है, वो भी बेहतरीन किताब है। जब राजपाल सिंह नहीं थी तो मैं उसी को पढ़ता था। लूसेंट भी बेहतरीन किताब है। इसके अलावा आप बहुत अधिक जानकारी चाहते हैं तो वासुदेव नंदन शरण अग्रवाल भी हैं। हालांकि इतना बहुत ज़्यादा आपको उलझाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप केवल एक किताब मार्केट से ले लीजिए, राजपाल सिंह। और यदि आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की पहले से बुक है, आप उसका 2-3 रीडिंग लगा चुके हैं, तो बिल्कुल आपको किताब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एक सुपरहिट बिंदास किताब है राजपाल सिंह, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो अन्यत्र किताबों में छोटी छोटी चीज़ें बची हुई थी, राजपाल सिंह की किताब में उन सारी चीज़ों को समाहित कर लिया गया है। तो ये बेहतरीन है कि इनका संकलन बड़ा ज़बरदस्त है और साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्नों की संख्या भी बहुत अधिक है। तो एक बेहतरीन किताब है, इस किताब को लाइए। किताब मोटी है लेकिन उसको आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग करने के बाद आप एलिमिनेट कर लेंगे कि इसमें से हमको क्या दोबारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होंगी। तो इस तरीके से आप सेकंड रीडिंग के बाद जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे तो मुश्किल से 5 से 7 दिनों में ये किताब समाप्त हो जाती है या 10 दिनों में किताब समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही किताब है राजपाल सिंह की और इसमें सब कुछ समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, यानी कि सारी पूरी पुस्तक का आपका आद्योपांत अध्ययन करना है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप उसको बढ़िया से पढ़िए। व्याकरण पोर्शन और शब्दकोश का जो पोर्शन है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। समानार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, इनको आप जो नए वर्ड आपको लगें उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए। केवल उन्हीं, जब रिवीजन करिए तो केवल उन्हीं चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करते जाइए, ताकि जो नए शब्द हैं, ये नए शब्द आपके दिमाग में अच्छे से बन जाएँ, आपको याद हो जाएँ। और मेरी भी यही स्ट्रेटजी होती है कि मैं कोई भी जो भी किताब पढ़ता हूँ उसमें से जो मुझे नहीं पता होता है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, बार-बार उसी को रिवाइज करता हूँ और किताब पढ़ना मेरे लिए आसान हो जाता है। तो सामान्य हिंदी के लिए एक ही किताब राजपाल सिंह, और तरीका जो मैंने आपको बताया कि जो आपको नहीं पता उसको अंडरलाइन करिए, उसी को बार-बार रटिए, बाकी आपको बार-बार जो चीज़ें आपको पता है उसको रिवाइज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है गणित का पोर्शन, और गणित का जो पोर्शन है ये 3 भागों में इसको विभाजित इन्होंने किया है। अंक गणित एवं सांख्यिकी पहला, दूसरा बीज गणित, तीसरा है रेखा गणित। अब देखिए इसके लिए जो परंपरागत किताब जैसे एस डी यादव, आर एस अग्रवाल की आप किताबें पढ़ते हैं तो वो दोनों किताबें बेहतरीन हैं, लेकिन मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो स्ट्रेटजी ये बनाई कि एस डी यादव की जो किताब है मैं हमेशा केवल इसी किताब को पढ़ा हूँ, ना तो आर एस अग्रवाल कोई भी किताब में टच ही नहीं किया हूँ। मैं केवल एस डी यादव की मैथ की बुक पढ़ा हूँ और उसी को अपने हिसाब से पढ़ा हूँ, अपने तरीके से पढ़ा हूँ, है ना। जो उन्होंने कुछ फार्मूले उन्होंने बताए हैं, उस अपने तरफ से अगर कोई फार्मूले मिलते थे तो मैं उसी किताब में उसी जगह पर उसको नोट डाउन करके एक पेज में चिपका देता था। ठीक है, तो एस डी की यादव की बुक बेस्ट है, क्योंकि उसमें हर प्रकार के प्रश्नों का संकलन है और जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है, और थोड़े से मुझे लगता है आसान प्रश्न हैं, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत क्लिष्ट, बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो पर्याप्त क्वेश्चन और पर्याप्त अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं।
तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट है। और लेखपाल की परीक्षा के लिए पूरी किताब को आपको नहीं पढ़ना है। एच डी यादव की बुक से आपको जो है ये जो रेखा गणित का जो त्रिभुज, पाइथागोरस की प्रमेय, आयत, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त, यानी मेंसुरेशन का पीछे एक चैप्टर पूरा दिया गया है। तो उसी को आप क्या करिए, एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जितने भी फार्मूले हों उन सारे फार्मूले को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, मुश्किल से 1-2 पन्ने में। जितना भी फार्मूला हो आप पढ़िए, कम फार्मूले को ज़्यादा रटिए। फार्मूला एकदम आपके टिप पे होना चाहिए, रट डालिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास पर्याप्त समय होता है। प्रश्नों के साथ अब जब आप जूझते हैं तो जूझने के दौरान आप, अगर आपको फार्मूले पता होते हैं तो आप थोड़ा सा अपने विवेक के स्तर पे भी उस प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली वरीयता आपकी होनी चाहिए कि सारे आपको जितने भी वहाँ के फार्मूले मिले उनको एक जगह लिख करके एकदम रट डालिए और आपके टिप पर आ जाने चाहिए। और उन्होंने जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन अभ्यास प्रश्न को एक बार लगा लीजिए और वहाँ से जो टफ यानी कि क्लिष्ट या जो उलझाऊ प्रश्न मिले उनको गोला कर लीजिए और उन्हीं गोला वाले प्रश्नों को बार बार आप पढ़िए और साथ ही फार्मूला को याद करिए। इस तरीके से आपकी तैयारी भी आसानी से, कम समय में, और रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद बीजगणित का इनका पोर्शन है, लासा मासा का युगपत और द्विघात समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय का है। ये भी लगभग आप एच डी यादव से ही पढ़ सकते हैं। और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही हो तो कक्षा 10 की उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनको आप ले लीजिए और वहाँ से थोड़ी सी परिभाषा और उन छोटी-छोटी जो बातें हैं उसको वहाँ से एक दिन में वो पूरा आप पढ़ डालेंगे। वहाँ से जो काम की चीज़ें हैं उसको आप निकाल के एक जगह रख लीजिए। ऐसा मैंने भी किया था कि जो स्पेशल टॉपिक, जैसे इन्होंने गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय की बात की, द्विघात समीकरण की बात की, तो वहाँ मैंने एक बार जाकर के जो भी अपने काम की चीज़ें थी उसको मैंने वहाँ से नोट डाउन करके अपनी बुक में, अपनी कॉपी में नोट कर ली और उसके बाद उस किताब को किनारे कर दिया। तो वैसे तो एच डी यादव की किताब ही पर्याप्त है, बहुत क्लिष्ट चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यही पर्याप्त है, लेकिन और बेहतर तरीके से आप हाई स्कूल की किताब यूपी बोर्ड की जो चलती हैं उनको ले लीजिए, क्योंकि आप उसको पढ़े भी हैं तो और आसानी से आपका काम हो जाएगा। जो भी वहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अंकगणित और सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण जो है आपके लिए बिंदु होगा, क्योंकि लगभग जनरल कंपटीशन में जो एसएससी सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सामान्य तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये हेक्टिक हो जाता है। तो आप, चूँकि आप ये पढ़ते नहीं, तो इसके लिए आप क्या करिए, वही 10वीं क्लास की जो किताबें हम लोग बचपन में पढ़ते थे यूपी बोर्ड के लिए, उस किताब को लाइए और उसमें से जो केंद्रीय मापें हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और बारंबारता और बंटन, ये जो 5 टॉपिक हैं, इन टॉपिक को एक बार, चूँकि जो बचपन में हम लोग जो हाई स्कूल की किताबें पढ़ते तो पतली सी थी ही, तो जब आप पेज को पलटेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएँगी और वहाँ का जो फार्मूला होगा उस फार्मूले को मुश्किल से 5 से 7 फार्मूले या मैक्सिमम 10 फार्मूले आपको मिलेंगे। एक जगह उस सारे फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हर टाइप के प्रश्नों को एक बार देख लीजिए और हर टाइप के प्रश्नों को एक बार लिख लीजिए। इसके अलावा और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है और ये मुश्किल से 2 दिन में आपका सारा ये काम जो है आपका हाई स्कूल यूपी बोर्ड के मैथ की बुक से ये सारा काम आपका हो जाएगा। तो देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है, लेकिन मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि बहुत पर्याप्त है, ठीक है। तो 2 दिन उस किताब का अध्ययन करके उसमें से जो भी अच्छी बातें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, हर टाइप के प्रश्न होंगे, एक-एक प्रश्न हर टाइप के सॉल्व करके उन चीज़ों को कहीं लिख लीजिए और जितने भी क्या कहते हैं फार्मूले होंगे, उनको आप ज़रूर एक जगह नोट करके बार-बार रट डालिए। फार्मूलों को ज़रूर रटिएगा, क्योंकि जब 2 घंटे का पेपर है तो पर्याप्त समय आपके पास है, आप प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएँगे यदि फार्मूले आपको याद होंगे। तो टिप पर उन सारे फार्मूलों को आप रट डालिए और वहीं से केवल करने की आवश्यकता है, हर टाइप के प्रश्न ला करके रख लीजिए और कुछ आपको विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, ये 3 पॉइंट हैं और इन तीनों को आप एस टी यादव से एक बार लगा लीजिएगा, बस इतना ही पर्याप्त है और ये लगभग 10 दिन में ये पूरा सिलेबस आप कवर कर ले जाएंगे और अगले 10 दिन में रिवाइज कर ले जाएंगे, ठीक है। अगले 10 दिन में उनके सारे अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे और ये प्रक्रियाएं 2-3 बार आप कर लीजिए, बस इतना ही आपको करना है मैथ में, ठीक है। इसके बाद हालाँकि अब इसके अलावा जो अलग-अलग प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, वो उसके लिए मैं आगे बताने वाला हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट से वो सारी चीज़ें आपकी
कवर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो आपका होमवर्क टाइप का वर्क है इसको आप जरूर कर लीजिए, बेसिक किताबों से अपनी एक छोटी सी नोट्स बना लीजिए अभी से। इसके बाद तीसरा जो पोर्शन है वो है सामान्य ज्ञान का। अब हालांकि गणित में आप ऐसा मत करिएगा, जैसे हमारे साथ की बहुत सारे हमारे मित्र थे, साथ में हम लोग ग्रुप स्टडी किया करते थे लेखपाल का, और वो सब बीएससी होल्डर एमएससी होल्डर थे, और तरह तरह की किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें ला करके माध्यिका बहुलक दुनिया भर का लगाते थे। हम कभी उसमें जूझे नहीं, क्योंकि मुझे पता था बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, सारे फंडे मुझे पता होंगे, तो मैं क्वेश्चन को आसानी से सॉर्ट आउट कर ले जाऊंगा। तो मैं केवल इतनी स्ट्रेटजी किया, वो सभी लोग हमारे साथ ही जो थे, हम लोगों के साथ हम लोगों के साथ ग्रुप स्टडी किया करते थे, लगभग हम 4 लोगों का ग्रुप था, उन चारों में से मैं अकेला ही लेखपाल में चयनित हो पाया। हालांकि अन्य जो हमारे 3 दोस्त थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर हमारे साथ ही चयनित हुए, लेकिन लेखपाल की जो परीक्षा में जो उनकी स्ट्रेटजी रही, बहुत मेहनत किए, खूब अच्छे से रटे, सब कुछ तैयारी की, लेकिन उनका नहीं हुआ और मेरा हो गया। तो मैंने इसी तरीके से तैयारी की थी। तो गणित की बात हमने कर ली। अब इसके बाद सामान्य ज्ञान की केवल एक किताब, उसके अलावा कुछ भी आपको टच नहीं करना, वो किताब है लूसेंट। लूसेंट को बार बार आप जितनी बार हो सके लूसेंट को आप रटिए, ठीक है। और लूसेंट के साथ साथ हमने आपको बताया था वो क्या कहते हैं, YCT यानी यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है, जिसमें UPSSC ने अब तक जितने भी एग्जाम कराए हैं उन सब का संकलन एक स्थान पर है, उसको आप पढ़ लीजिए। और वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जब आप लूसेंट को पढ़ के उसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी आपको लगेगा, और बस इतना ही आप कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन जो हैं पर्याप्त रूप से वापस आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए प्लस लूसेंट ले लीजिए, यहाँ से पढ़िए थ्योरी टाइप का, और वहाँ YCT में जो बुक जो यूथ कंपटीशन की बुक होगी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर में आए रहे होंगे सारे क्वेश्चन, तो आपकी थोड़ा सा रुचि भी होगी कि हाँ एग्जाम में पूछा गया तो फिर से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। और वैसे भी UPSSC और लोक सेवा आयोग, ये 2 ऐसे संस्थान हैं जो मैक्सिमम 70 से 80% प्रश्नों की पुनरावृत्ति हमेशा करते रहते हैं। तो आप बिल्कुल लूसेंट पढ़ लीजिए और लूसेंट के साथ साथ उसको पढ़ लीजिए। GS पर्याप्त है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यही 2 कंटेंट को आप कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए और ये रामबाण हो जाएगा, GS आप पूरा अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। इसके बाद इसी में करंट अफेयर का भी पोर्शन आएगा। करंट अफेयर के लिए आप अभी से आप जो भी अपनी स्ट्रेटजी हो, मंथली या डेली का जो भी टारगेट है आप उसको करते रहिए, और जब भी एग्जाम आने वाला होगा, एग्जाम के पहले घटनासार अथवा घटना चक्र की आई दृष्टि की बुक कोई भी निकलेगी, उसी को लेकर के 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। देखिए, हमारे साथ के बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने दुनिया भर की किताबें लेकर के आए और काफ़ी सारे सन याद किए। उन सबको मुझे उस समय भी मेरा क्लियर फंडा था कि मैं सन मन नहीं याद करूँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण सन हैं उन्हीं को मैं याद करूँगा, उसके अलावा मैं इन सारी चीज़ों को नहीं याद करूँगा। जितनी योजनाएं हैं चली हैं और जितनी ग्राम विकास से संबंधित विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनको मैं अच्छी तरीके से बारीकी से उसको मैंने पढ़ा, उसको सीखा, उसको समझा। जितनी भी योजनाएं थी उन योजनाओं का क्या उद्देश्य था, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, केवल इतना पढ़ा। जो बहुत महत्वपूर्ण थे उनका केवल मैंने सन याद किया और मैं किसी का सन मन नहीं याद किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि आयोग जो है, क्योंकि सन वगैरह में जो है काफ़ी सारी क्या कहते हैं समस्याएं होती हैं, आयोग भी विवाद से बचना चाहता है, तो इन सारी चीज़ों ज़्यादा देने का प्रयास नहीं करता है। जो बहुत हाईलाइटेड सन होते हैं उन्हीं को याद करने, उन्हीं को वो परीक्षा में पूछता है। तो इसके लिए आप मत परेशान होइएगा। मेरी जो स्ट्रेटजी रही वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा फंसे थे, और मैं अपनी बात बताऊँ तो 25 में से मेरे 23 क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है। 23 क्वेश्चन सही हुए, जो बाद में 22 हो गए थे, थोड़ा सा हटा दिया गया, तो 22 क्वेश्चन मेरे लगभग सही हो गए थे। तो मेरी स्ट्रेटजी जो है काफ़ी सार्थक रही मेरे अन्य साथियों के मुकाबले में, ठीक है। तो ग्राम समाज और ग्राम विकास के लिए मैंने जो फंडा अपनाया था वो एक परीक्षावाणी की एक किताब आती है, और परीक्षावाणी की किताब में आप जाइएगा पेज नंबर 138 से 175 तक। एक टॉपिक है भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं। तो ये PCS के अभ्यर्थी, समीक्षा अधिकारी के अभ्यर्थी इस किताब को पढ़ते हैं। अगर आपके पास समय हो तो पूरी किताब का अध्ययन कर लीजिए, नहीं तो आप केवल पेज नंबर 138 से लेकर के पेज नंबर 175 तक भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से
1-2 बार 3 बार पढ़ लीजिए और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, अब इसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, लगभग 1 या 2 महीने या विज्ञापन आने के तुरंत पश्चात मार्केट में किताबें आ जाएँगी। तो मार्केट में जो किताबें आएँगी उसमें से आप जा कर के केवल 2 किताब उठाइएगा। एक तो ग्रामीण विकास से संबंधित जो है घटना चक्र की आएगी, जो जिसमें कुछ चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें जो छूटी हैं, जैसे मान लीजिए ग्राम विकास के संदर्भ में कार्यक्रम और योजनाएँ तो यहीं से हो जाएगा, लेकिन जो शोध प्रणालियाँ हैं, स्वास्थ्य योजनाएँ हैं, ठीक है? या अन्य जो भूमि सुधार से संबंधित जो प्रश्न होंगे, इनको आप घटना चक्र की एक पुस्तक जो है उस समय प्रकाशित हुई थी, पुनः भी प्रकाशित होगी। इसी को मैंने एक बार केवल पढ़ा था और चूँकि मैं परीक्षा वाणी से जो पढ़ा था तो काफ़ी मेरे लिए आसान हो गया था घटना चक्र को पढ़ना, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा था उसको अंडरलाइन करके उसी को मैंने 2-3 बार और पढ़ लिया था। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो घटना चक्र की बुक प्रकाशित होगी और उस घटना चक्र की जो ग्राम विकास से संबंधित होगी, पतली सी किताब होगी, उसको ले आइएगा और साथ ही साथ इसी घटना चक्र का एक प्रैक्टिस सेट भी आप लेकर के आइएगा, ठीक है? ये 2 किताबें मार्केट से आपको लेनी होंगी। पहला ग्राम विकास से संबंधित और दूसरा प्रैक्टिस सेट। ये दोनों ला करके इनको आप जो है प्रैक्टिस सेट को लगभग एक में शायद 15 या 20 प्रैक्टिस सेट होंगे, तो 20 प्रैक्टिस सेट को 2 बार आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? 2 बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जितनी मैंने अभी आपको किताबों के बारे में बातें बताई हैं, उन सारी किताबों को आप लेकर के 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। 100% आपका चयन हो जाएगा। ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने हूँ और इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बार-बार मैं एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, सोर्स आपके पास कम हो, लिमिटेड सोर्स हो और मल्टीपल रिवीजन, यही हर सफलता का मूल मंत्र होता है। तो कम से कम किताबें, कम से कम अध्ययन सामग्री रखिए और उसी को बार-बार पढ़िए, आपका चयन 100% हो जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही। कुछ बातें अगर मैं भूल गया होऊँगा तो आप कमेंट में याद दिलाइएगा और उसका मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूँगा और एग्ज़ाम आने तक फिर से एक वीडियो आएगी जो आपकी तैयारी को और आसान बनाएगी और जो भी आपके प्रश्न होंगे इस वीडियो के बाद से उनका मैं संकलन करके रखूँगा और उनका निराकरण करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।